गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट का एक नया फिनोमेना सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। और आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की। हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर्स के बारे में। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस हमने पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस और फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। तो ये रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, इस बात को हम समझने के लिए पहले कुछ बातें सोचते हैं जो हमने अपने आसपास लाइफ में ऑब्जर्व की होती हैं। आपने देखा होगा कि कभी डेजर्ट्स में आपने सुना होगा मिराज बन जाते हैं, पानी दिखाई देता है, बहुत गर्म रेत पड़ी हो डेजर्ट में। तो आप कभी गर्मी के सीजन में अगर रोड पे जा रहे हो हाईवे पर, तो आपने देखा होगा हाईवे पर दूर बहुत तेज गर्मी जब पड़ रही होती है, धूप पड़ रही होती है, तो आपने देखा होगा कि सड़क पर आपको दूर पानी नजर आता है, उसे हम मिराज कहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बचपन से एलकेजी से आप एक पोएम याद कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये स्टार की ट्विंकलिंग क्यों होती है? अब 12 साल के बाद टाइम आ गया है कि आपको समझ में आए कि ये स्टार्स की ट्विंकलिंग आखिर क्यों होती है। और आपने ये भी देखा होगा कभी कभी कि अगर आपने एक ग्लास पानी से भर रखा हो और उसमें अगर आप एक पेंसिल रख दें तो पेंसिल आपको टेढ़ी नजर आती है कभी कभी। तो अगर आपने गौर किया हो इस बात पे कि ये मान लीजिए एक टम्बलर आपके पास है, टम्बलर यानी कि ग्लास, इसको आपने पानी से भर रखा है, इसमें अगर आपने एक पेंसिल रख दी इस तरह से तो वो इस तरह सीधी नजर नहीं आती है बल्कि ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज भी आप जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ग्लास में पानी लेकर के अगर आप उसमें सिक्का डाल दें और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा सिक्का थोड़ा ऊपर आ गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट जहां पर है वो वहां ना होकर के कहीं और नजर आता है। जैसे पेंसिल एक्चुअली यहां पे है लेकिन मुझे यहां नजर आ रही है, इसी तरह सिक्का नीचे पड़ा हुआ है लेकिन मुझे थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम जब बदल जाता है, यहां पे एयर है, यहां पे पानी है, तो लाइट जब एयर से पानी में जा रही है तो अपनी डायरेक्शन बदल देती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। और आपको ये भी बताऊं कि अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिस करें, घर पे थोड़ी एक्टिविटी कर लें, तो अगर आपने यहाँ पानी ले रखा है, इसके बदले अगर आप थोड़ा सा केरोसिन भर लें मम्मी की परमिशन से, क्योंकि केरोसिन बहुत महंगा आता है, वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें अगर आप इसी तरह से पेंसिल डाल दें तो उसकी जो बेंडिंग होगी वो इसके कंपैरिजन में अलग होगी, तो शायद केरोसिन में इसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाए। और अगर आप एक टर्पेंटाइन ले लेते हैं, कोई तेल ले लेते हैं, दूसरा कोई तेल ले लेते हैं, उसमें आपने पेंसिल रख दी तो उसकी बेंडिंग शायद और अलग होगी। मतलब पानी में जो बेंडिंग है, टर्पेंटाइन में जो बेंडिंग है, या केरोसिन में जो बेंडिंग है, और ऑयल में जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है, वो सब में अलग अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंसिल का बेंड होने का जो एंगल है या बेंड होने का जो अमाउंट है, वो कौन सी लिक्विड में आपने पेंसिल रखी है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी मीडियम कौन सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अलग अलग मीडियम है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग अलग अलग है। तो डेफिनेटली मीडियम की कोई प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि मीडियम अलग है तो सब मीडियम की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। जैसे डेंसिटी हो गई, हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो इन मीडियम्स के पास भी जरूर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ये पेंसिल अलग अलग एंगल पे बेंड हो रही है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो बच्चों जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में, लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में उसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट लिखता हूं आपके लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन its electrical and magnetic properties.
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम अलग है तो लाइट की स्पीड पानी में, केरोसिन में और ऑयल में सब में अलग अलग होगी, हवा में भी अलग होगी। क्योंकि मीडियम बदल गया तो उनकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, तो लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होगी। अब मीडियम को मैं कैसे पहचानूंगा? फिजिक्स में हर बार हम नाम लेके नहीं बताएंगे कि मीडियम वाटर है या मीडियम केरोसिन है, मीडियम टर्पेंटाइन है, ऑयल है, ग्लास है, ये सब नहीं बात करेंगे। हम मीडियम को पहचानेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जैसा आप जानते हैं हर मीडियम के पास डेंसिटी होती है, जैसे पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, मर्क्यूरी की डेंसिटी 13600 kg पर मीटर क्यूब है। इस तरह से जैसे हर मटेरियल के पास डेंसिटी अलग अलग होती है, ऐसे ही हर मीडियम के पास अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी हम सब जानते हैं, वो हमेशा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी। इसकी वैल्यू हमको पता है, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एक ही बात मानी जाती है। और ये वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं ये जान लूंगा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, और उस लाइट की स्पीड को मैं नीचे रख दूंगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर रख दूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो मुझे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में जो लाइट की स्पीड है वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी, सॉरी ये ग्लास में इतनी होती है, ग्लास में, और पानी में ये स्पीड होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और पानी में उसकी स्पीड 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हो जाएगा c अपॉन vg। c मतलब 3 लाख हो गया अपॉन 2 लाख हो गया, तो मेरे पास ng की वैल्यू आ गई 1.5, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया। इसी तरह से अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये हो गया 3 लाख अपॉन वेलोसिटी इन वाटर 2,25,000, तो ये हो जाएगा 4/3। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.33, और ग्लास क्या हो गया 1.5। तो इस तरह से आपको समझना है कि हर एक मीडियम के पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि लाइट कितनी बेंड होगी। वो कैसे डिसाइड होगा वो भी आगे देखेंगे। इस समय जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसी भी मीडियम का, जैसे कि मैंने ग्लास का निकाल के दिखाया और वाटर का निकाल के दिखाया, ग्लास का 1.5, पानी का 4/3, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो इस n की वैल्यू को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। प्लीज लिख लें इन बातों को। ओके, तो ये बात हो गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हम निकालते कैसे हैं। अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक और पॉइंट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होगा। एक तो मैंने आपको बता दिया ये
ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RRI। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे कैसे मिलेगा? पहले तो आप ये मान लीजिए कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n क्या है, C/V, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम अगर 1 है तो ये हो जाएगा C/V1, और मीडियम अगर 2 है तो ये हो जाएगा C/V2। यानी अगर मैं N2/N1 की बात करूंगा तो वो हो जाएगा C/V2 डिवाइडेड बाय C/V1। तो N2/N1 हो जाएगा C/V2 इंटू V1/C। तो N2/N1 मेरे पास हो जाएगा V1/V2। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए N2/N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1/V2। अब अगर मेरे पास ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ पे N2 है, स्पीड यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है। अगर कोई लाइट आती है इस तरह से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, अगर मैं जानना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हवा हो, हमेशा यहाँ पे ग्लास हो सकता है, अगर ये पानी है तो ये ग्लास हो सकता है, वैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर मैं जानना चाहता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये होगा N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसका फॉर्मूला होगा V1/V2। ये बात हो रही है। N21 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और N21 का फॉर्मूला V1/V2। और V1/V2 कितना है, N2/N1। तो N21 will be V1/V2 and that will be N2/N1। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो या तो आप V1/V2 कर लीजिए, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 निकाल लीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है मैं आपको समझा रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो N21 निकालने के दो तरीके आपके पास, या तो V1/V2 कर लीजिए या N2/N1 कर लीजिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि N21 मेरे पास होगा N2/N1, और इसी तरह से N12 क्या हो जाएगा, N1/N2। भाई 2 1 है तो 2 ऊपर 1 नीचे, अगर 1 2 हो गया तो 1 ऊपर 2 नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि N21 into N12 कितना हो जाएगा, 1। LHS into LHS equal to RHS into RHS, ये और ये कट जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो N21 into N12 मेरे पास 1 हो जाएगा। ये एक और बात मैंने आपको बताई, इनको नोट करेंगे बच्चे, प्लीज नोट चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी एंड पॉज। ओके बच्चों, अब हमें एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करनी है। जो आपने देखा पेंसिल बेंड हो गई थी ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ था, या टर्पेंटाइन या जो भी, तो आपको समझना ये बेंडिंग होता क्यों है, और इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी लेबोरेटरी में। तो फिजिक्स लैब में जाएंगे, तो ये मेरे हाथ में ग्लास लैब है, आप सबको दिख रहा होगा। तो आपको इस ग्लास लैब से क्या करना है, आपको एक व्हाइट चार्ट पेपर लेना है, और इस पूरे व्हाइट चार्ट पेपर पे ऐसे स्लैब रख करके चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना देनी है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। इस तरह से जैसे ग्लास स्लैब है, मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, और चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना दी इस तरह से। मैंने फिगर थोड़ी बड़ी बनाई है, लेकिन आपको समझना है कि आपको करना क्या है। अब क्या है चिल्ड्रन, ये ग्लास है मेरे पास और यहाँ पे हवा है। तो ये जो लाइन है ये इस मीडियम को और इस मीडियम को सेपरेट कर रही है। इसी तरह से ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे हवा है, तो ये लाइन इस मीडियम को और इस मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो ये लाइन एयर और ग्लास को सेपरेट कर रही है, और ये वाली लाइन भी ग्लास और एयर को सेपरेट कर रही है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी लाइन है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो वो AB और CD है। तो जो लाइन AB और CD के परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल कही जाएगी उस पॉइंट पे। यानी कि अगर AB पॉइंट पे मैं जाना चाहता हूं, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगी, तो मुझे ऐसे परपेंडिकुलर बनाना होगा। ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे ये मेरी नॉर्मल हो गई M। तो नॉर्मल कैसे बनानी है ये आपको समझना है।
नॉर्मल कौन सी लाइन होगी? जो लाइन मेरे दोनों मीडियम को सेपरेट करेगी उसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी उस पॉइंट पे, उसको मैं क्या कहूंगा? नॉर्मल कहूंगा। अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है तो ये इंसिडेंट लाइट है मेरे पास, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले डेफिनेशन समझाओ थोड़ी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल ड्रॉ करनी है, इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, उस पॉइंट पे उनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप देखेंगे कि ये रे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, एक्चुअली इसको ऐसे निकल जाना चाहिए अगर ग्लास नहीं होता तो, लेकिन ये ऐसी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी, और फिर जब बाहर निकलेगी तो ऐसे जाएगी, ये और ये पैरेलल रहेंगी। ओके, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। अभी हम एक्टिविटी भी करेंगे, पहले कुछ बातें समझ लीजिए। तो ये इंसिडेंट लाइट है और ये लाइट ऐसे मुड़ गई ग्लास के अंदर जाके, मीडियम बदल गया तो लाइट ने अपना पाथ बदल दिया, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या है फिर से समझ लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट ऐसे बेंड हो गई, यहां के बदले ऐसे चली गई, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट बेंड हो गई बेटा, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी बेटा? ये वाली, ये जो रे दिख रही है आपको, जो मुड़ गई ग्लास के अंदर, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है मेरी। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, या आप अच्छी तरह समझ लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में निकालेंगे? नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? ये एंगल नहीं बेटा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इस वाले एंगल को आर मानने की गलती ना करें, आर यहां पर आएगा। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो बच्चों, तब आपको एक्टिविटी क्या करनी है उस पर फिर से लौट आते हैं। तो मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया इस तरह से, ABCD, ठीक है भाई। अब क्या करना है, आपने सपोजिंग यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। पहले आप ग्लास स्लैब रख देंगे, उसकी बाउंड्री बना देंगे, फिर इस ग्लास स्लैब को हटा देंगे। किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री पे, प्रोट्रैक्टर से माप लेंगे और ऐसी एक लाइन बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। और यहां से किसी भी एंगल पे आप इंसिडेंट लाइट ड्रॉ करिए, किसी भी एंगल पे, कोई भी एंगल ले लीजिए प्रोट्रैक्टर से, 20, 30, 40, 60 जो भी आपके मन में है, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और फिर यहां दो पिंस लगा लीजिए, दो पिंस लगा लीजिए, ऐसे दो पिंस खड़े कर दीजिए यहां। तो ऑल पिंस आते हैं, वो दो ऑल पिंस लगा लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट। अब एक्चुअली तो अगर देखा जाए तो ग्लास स्लैब ना होता तो ये जो रे ऑफ लाइट आपको दिख रही है वो बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाती, इस तरह से। देखो एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए, है ना? थोड़ा और खींच लें, ऐसे जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपने जब पिन लगा दिए इस तरफ, आपको यहां से आना है और यहां से इस साइड से ग्लास की थिकनेस में से इन दोनों पिंस को ऑब्जर्व करना है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको बेटा, ये ग्लास का है मेरे पास, यहां पर मैंने सामने एक नॉर्मल बना दी और यहां दो पिंस लगा दिए इस तरह से। अब मैं यहां से देखूंगा दोनों पिंस को, इधर से सामने दो पिंस लगे हुए हैं इस साइड, मैं यहां से दोनों पिंस को देखूंगा इस ग्लास इस थिकनेस में से, और मैं जब दोनों पिंस मुझे दिख जाएंगे तो मैं अपने सिर को, अपने हेड को, अपनी आईज को इस तरह से पोजीशन करूंगा यहां पर कि दोनों पिंस एक के पीछे एक नजर आए, मतलब दोनों पिंस मुझे एक लाइन में दिखने चाहिए। ऐसे हमको फोकसिंग करना है। तो हमें अपना सिर हिला के, अपनी आईज हिला करके इस तरह से अपने आप को यहां कहीं पे पोजीशन करना है कि हमें दोनों पिंस एक लाइन में नजर आए। तो जहां पर दोनों पिंस एक लाइन में नजर आ जाए वहां रुक जाइए, और फिर धीरे से ध्यान से आप क्या करिए, आपको दोनों पिंस लाइन में दिख रही है, फिर यहां पे इस लाइन में आप क्या करिए, दो पिंस प्लॉट करेंगे। जिस लाइन में आपको दोनों पिंस दिख रहे हैं सामने ग्लास में से,
यहां पर आकर के आप 2 पिंस प्लॉट करेंगे। तो आप जब पिंस प्लॉट करेंगे तो मे बी आपको पिंस यहां नजर आएंगे। तो आपने पिंस यहां प्लॉट कर दिए सोच करके कि ये दोनों लाइन, दोनों पिंस, ये वाले दोनों पिंस P1 और P2, ठीक है, P1 P2 आपको एक लाइन में दिख रहे हैं, तो आपने उसके लिए P3 और P4 पिंस प्लॉट कर दिए। अब आपको लग रहा है कि जब आप ग्लास के थ्रू देख रहे हैं तो P1 P2 P3 P4 सब एक ही लाइन में है, ऐसा आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा है कि ये जो लाइट आ रही है P1 P2 में से, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, तो आपको लग रहा है कि जो उनमें से जो लाइट आ रही है वो इस रास्ते पर आ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है वो ऐसे आ रही है, क्योंकि आपने P3 को यहां प्लॉट किया, P4 को यहां प्लॉट किया, और आपको लग रहा था कि P1 P2 की भी यही लाइन है, तो आपको लगा कि ये P3 P4 यहां पे है और ये किसकी लाइन में है, P1 P2 की लाइन में है, तो आपको लगा P1 P2 P3 P4 सब एक लाइन में है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप ग्लास के थ्रू देख रहे हैं, P1 दिख रहा है, P2 दिख रहा है एक ही लाइन में, और उसी की लाइन में आप P3 P4 प्लॉट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है P1 P2 P3 P4 सब एक लाइन में हो गए। जब आप ग्लास हटाएंगे, ये ग्लास में हटाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये लाइन तो आपको दिख नहीं रही है, तो हमने ड्रॉ की है पहले से, इंसिडेंट तो खाली इतनी ही है, आपको ये रे भी नहीं दिख रही होगी, आपको खाली ये पिंस दिख रहे होंगे। तो जब आप ये ग्लास में हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप इस लाइन को आगे खींचते हैं तो वो इधर आती है, इधर नहीं आती है। तो आपको तो लग रहा था कि भाई P1 P2 P3 P4 एक ही लाइन में है, तो जब ग्लास में हटाया तो जिस लाइन पे हमने P3 P4 प्लॉट किए उसी लाइन पे P1 P2 आने चाहिए, इसको पीछे खींच लें तो देखो P1 P2 सेम लाइन पे नहीं आ रहे, या फिर अगर P1 P2 की ये लाइन है एक्चुअल तो P3 P4 यहीं पे आने चाहिए थे, वो तो नहीं हो रहा है। ये ऑलमोस्ट पैरेलल होगा, आपको बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैंने प्लॉटिंग गलत कर दिया है अंदाजे से, तो मे बी ये यहां पे होगा इस तरह से, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बना देंगे, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पैरेलल आएंगी, इस तरह की बात। तो आपको लग रहा था P1 P2 P3 P4 एक ही लाइन में है इस तरह से, लेकिन जब आपने ग्लास पे बढ़ाया और आपने इस लाइन को आगे खींचा तो ये वाली लाइन P3 P4 से पास नहीं हो रही है। तो आपको लग रहा था कि P1 P2 P3 P4 एक ही लाइन में, मतलब लाइट यहां से आ रही है, लेकिन ये वाली जो लाइट थी वो एंटर तो यहां पे हुई ग्लास के अंदर, और अगर आपने पिन से आ रखी तो आपको लग रहा है लाइट आ इस पॉइंट से रही है, दैट मींस लाइट एंटर यहां से हुई और एग्जिट यहां से हुई। इसका मतलब ये हो कि लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया, वो ऐसे जाने के बदले यहां से आके ऐसे जा रही है। और फिर आप क्या करेंगे, ये आई माप लेंगे, आपने कितना रखा था आपको पता होगा, आई कितना लिया था आपने, फिर आप यहां पे आर में माप लेंगे कितना है, प्रोटेक्टर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माप लेंगे ये लाइन ड्रॉ करने के बाद। बेटा जब आप चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री का 10th में पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा sin 20 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 40 डिग्री या sin 25 डिग्री, 26 डिग्री, किसी भी एंगल के लिए sin थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये साइन और कॉस के बारे में आप जानेंगे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ लेंगे। एनीवे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप एक टेबल बनाइए जिसमें आई की वैल्यू हो और ये आर की वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे। आई तो आप पहले सोचेंगे कितना रखना है, यहाँ पे एंगल आप बना लेंगे 30 40 45 व्हाटएवर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, पिंस मार्क करने के बाद ये दो पिंस मार्क करेंगे, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आर आपको मिलेगा। आई और आर मिल जाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स आप यूज करेंगे और उसमें से साइन आई निकालेंगे और साइन आर निकालेंगे और फिर इनका रेशो निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर करके ये रेशो निकालेंगे। तो आप देखेंगे आई की आप जितनी भी रीडिंग्स लेते हैं 1 2 3 4 5 जितनी भी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर की जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रीडिंग्स है मेरे पास और ये रीडिंग्स है। आई अगर बदलेगा तो आर जरूर बदलेगा, आई के बदलने से साइन आई भी बदलेगा, आर के बदलने से साइन आर भी बदलेगा, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात आप देखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हर केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा है स्नेल्स लॉ। ये एक्टिविटी हमने की है टू प्रूव स्नेल्स लॉ इन फिजिक्स लैब कि अगर हमको दो गिवन मीडियम हो, ये एयर दिया हुआ है, ये ग्लास दिया हुआ है, मीडियम अगर दो फिक्स्ड हैं तो उन दो मीडियम्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ये आपका स्नेल्स लॉ है, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। और इस तरह से आपको लैब में ऐसे एक्टिविटी करके प्रूव भी करना है। तो रिफ्रैक्शन के बेटा हमारे पास दो लॉज हैं। पहला लॉ तो ये है जैसे कि हमारे पास
रिफ्लेक्शन का लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे आर इन द सेम प्लेन। इसी तरह से यहां पर भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में रहेंगे। इस समय मैंने इनको व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ किया हुआ है, तो मेरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल तो इसी बोर्ड में है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस बोर्ड में ही रहेगी, बोर्ड से बाहर निकल के ऐसे नहीं आएगी। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर इन द सेम प्लेन एंड फॉर गिवन टू मीडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, sin I upon sin R always remains constant. What is I? Angle of incidence. What is R? Angle of refraction. Reflection नहीं बेटा, गलती नहीं करना एग्जाम में। R is angle of refraction over here. तो sin I by sin R की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो ये हुआ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और मैंने आपको समझाया कि लाइट बेंड क्यों करती है, क्योंकि उसका मीडियम बदल जाता है। मीडियम बदल जाता है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। मीडियम को हम कैसे पहचानते हैं? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, उसके नाम से नहीं। फिजिक्स में मीडियम को पहचाना जाएगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आपको ये भी बता रहा हूं बेटा कि अगर आप ग्लास को देखें और पानी को देखें, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मैंने बताया था आपको? 1.5। और पानी में, ग्लास में लाइट की स्पीड मैंने आपको कितनी बताई थी? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किलोमीटर पर सेकेंड। आपको बताया था पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। और पानी में लाइट की स्पीड आपको मैंने कितनी बताई? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 4/3 मतलब 1.33। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। 1.33 कम है, 1.5 ज्यादा है। यानी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, लाइट की स्पीड मीडियम में कम होती जाएगी, ध्यान रखेंगे। वैसे भी आपको पता ही है कि n की वैल्यू क्या है? C/V। तो n और v इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ध्यान रखेंगे बच्चे इस बात का। और आपको पता होना चाहिए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है 2.42। वैक्यूम का या एयर का, एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं। एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया जाता है। वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मान लिया जाता है सब न्यूमेरिकल्स के लिए। तो लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और वैक्यूम का है 1, तो वहां पर लाइट की स्पीड मैक्सिमम है, क्योंकि जब n और v इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो n जब लीस्ट होगा तो स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है वैक्यूम का, इसलिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ऑल द मटेरियल्स अवेलेबल इन द यूनिवर्स, फिलहाल अब तक, किसी और प्लेनेट पे कोई और मटेरियल मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक हमारे पास जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए लाइट का अंदर जाना जरूरी है, तो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अवेलेबल हमारे पास हैं, उनमें डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है 2.42, इसलिए डायमंड में लाइट की स्पीड मिनिमम होगी। और आपको समझ में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली, मीडियम बदल जाने से लाइट अपना डायरेक्शन बदल देती है। तो अब समझते हैं स्टार की ट्विंकलिंग क्यों होती है। सपोजिंग अर्थ पे आप यहां खड़े हैं और यहां पर कोई एक स्टार है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी जो डेंसिटी है वो बार बार बदलती रहती है। सबसे नीचे जो एयर है वो थिक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो डेंसिटी क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। और ऊपर जाने पर ये डेंसिटी बार बार, जो ऊपर वाली गैसेस हैं वो कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो ऊपर जो डेंसिटी है वो बदलती रहती है, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है। तो अगर कोई स्टार है, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके, सपोजिंग यहां पर कोई स्टार है, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके मुझ तक यहां तक पहुंच रही है, तो लाइट की डायरेक्शन इस तरह से है, बेंड होके आ रही है मेरी तरफ, तो मुझे स्टार दिखाई देगा चमकता हुआ, क्योंकि उसकी लाइट मुझ तक पहुंच रही है। अगले ही पल कुछ ऐसा हो गया कि यहां पर ये डेंसिटी बदल गई फॉर वेरियस रीजंस, तो लाइट का बेंडिंग बदल जाएगा, तो लाइट मुझ तक आने के बदले कहीं और चली जाएगी, तो मुझे सितारा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी लाइट मुझ तक नहीं पहुंच रही है, तो मुझे लगेगा सितारा गायब हो गया, तारा गायब हो गया। अगले ही पल फिर से सिस्टम बदल गया, तो हो सकता है इसकी लाइट मुझ तक पहुंच जाए, तो मुझे फिर से रोशनी दिखाई पड़ेगी स्टार में से,
तो मुझे दिखेगा अरे भाई तारे में फिर से लाइट आ गई। फिर अगले ही पल अगेन लाइट कैन बेंड टू सम अदर साइड, तो मुझ तक लाइट नहीं पहुंचेगी। तो बार बार क्या होगा, मुझे लगेगा तारे में से लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, तो ट्विंकलिंग होगा स्टार का। तो स्टार ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट कि बार बार ऊपर डेंसिटी बदलती रहती है, तो लाइट जो स्टार से हमारी तरफ आ रही है उसकी डायरेक्शन बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो कभी किसी पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी, बिकॉज चेंज ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ गैसेस ओवर हियर। इसलिए हमें लाइट की स्टार की ट्विंकलिंग नजर आती है। और पेंसिल भी इसलिए बेंड नजर आती है क्योंकि पानी में लाइट की स्पीड क्या हो गई, बदल गई, इसलिए उसने अपना पाथ बदल लिया। और अब मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये फर्मेट्स लीस्ट टाइम प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। यानी लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है तो वो ऐसे रास्ते से जाने की कोशिश करती है कि उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में मिनिमम टाइम लगे। मिनिमम टाइम लगने का मतलब क्या हुआ, देखिए जब लाइट ग्लास में एंटर होती है तो हमें पता है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। देखिए ऐसे ग्लास स्लैब है, ये लाइट आ रही थी, अगर स्लैब नहीं होता तो लाइट इस रास्ते से निकल जाती सीधी, लेकिन अब ग्लास आ गया तो उसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड कम हो गई है और उसे टाइम सेम रखना है, स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस भी क्या कर देगी, वो कम कर देगी, ताकि वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सके स्लैब को। इसलिए वो इस लंबे रास्ते पर जाने के बदले वो थोड़ी से बेंड हो जाएगी। तो देखो ये रास्ता, इसकी लेंथ इससे कम दिख रही है आपको, ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल से पता चल सकता है। हमको दिखाई दे रहा है ये लंबा रास्ता है, छोटा रास्ता है, इसलिए लाइट क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी। उसने अपना रास्ता क्या कर लिया, छोटा कर लिया, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई, इसलिए लाइट बेंड होती है। और ये स्नेल्स लॉ जो है ये फॉर्मेट्स लीस्ट टाइम प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी आप छोटे हैं, जब 12th में आएंगे तो प्रूव करके दिखाएंगे। एनीवे स्नेल्स लॉ क्या आपको समझ में आया, sin i अपॉन sin r क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक और बात बच्चों आपको बतानी है, एक चीज होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर माना जाएगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे से कम है तो वो ऑप्टिकली रेयरर माना जाएगा। तो अगर हम एयर की बात करें, ग्लास की बात करें और वाटर की बात करें, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, तो वाटर इज रेयरर एज कंपेयर टू ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वहां पे लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। एक होती है मटेरियल डेंसिटी, या सिंपली जिसको आप डेंसिटी बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। जो डेंसिटी के बारे में जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी, इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंसर हो वो मटेरियल वाइज भी ज्यादा डेंसर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मटेरियल वाइज ज्यादा डेंसर होने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको पूछूं लकड़ा भारी है या आयरन भारी है, तो आप यही कहेंगे लोहा आयरन ज्यादा भारी है वुड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है और लकड़े की डेंसिटी कम है, इसलिए आयरन इज हेवियर एज कंपेयर टू वुड। तो डेंसिटी देख करके पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस भारी होगा, कौन सा हल्का होगा। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, और किसी की डेंसिटी पानी से ज्यादा हुई तो वो डूब जाएगा। इसलिए लकड़ा ऊपर तैरता है और लोहा डूब जाता है, क्योंकि लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, लकड़े की डेंसिटी पानी से कम है। अगर हम टर्पेंटाइन ऑयल की बात करें, टर्पेंटाइन है, केरोसिन है, इस तरह के ऑयल है अलग अलग, अगर आप उनको पानी के ऊपर डाल देंगे तो वो ऊपर फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, दे विल फ्लोट ऑन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी डेंसिटी पानी से कम है, मटेरियल डेंसिटी, क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट कर रहे हैं मतलब वो पानी से हल्के हैं, मतलब उनकी मटेरियल डेंसिटी पानी की मटेरियल डेंसिटी से कम है। टर्पेंटाइन और केरोसिन की बात करें तो टर्पेंटाइन और केरोसिन की मटेरियल डेंसिटी पानी की मटेरियल डेंसिटी से कम है, क्योंकि वो ऊपर फ्लोट करते हैं। लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए तो टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 कहा जाता है और केरोसिन का अप्रोक्सीमेटली 1.44 माना जाता है, जबकि पानी का कितना है 1.33 अप्रोक्सीमेटली।
तो आप देख रहे हैं केरोसिन और टर्पेंटाइन दोनों का पानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दैट मींस ये ऑप्टिकली डेंसर हुए पानी के कंपैरिजन में, लेकिन मटेरियल वाइज पानी इनसे ज्यादा डेंसर है क्योंकि ऊपर तैरते हैं पानी के। तो जो सब्सटेंस मटेरियल वाइज डेंसिटी में हल्का है वो ऑप्टिकल डेंसिटी में भी कम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए। तो मटेरियल डेंसिटी कैसे मापी जाती है? मास अपॉन वॉल्यूम करके। और ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे मापी जाती है? बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ स्पीड्स। ये दो चीज अलग है और वो मास अपॉन वॉल्यूम दो अलग चीज है। इतनी बात मैंने आपको बताई रिफ्रैक्शन के बारे में, ध्यान रखिएगा। एंड देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।